दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग हिंदी में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कई जगह पर इसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। और आज हमारा जो क्लास है ये क्लास है 31वीं क्लास, यानी 30 क्लास इसके पहले मैं आपको दे चुका हूं। आज 31वां नंबर है जिसमें आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 पर अभी तो वर्तमान में हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स चल ही रहा है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स हर विषय का फाउंडेशन बैच होंगे ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो पाए। ठीक है, किताबें भी आ चुकी हैं दोस्तों जिन्हें आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से भी किताबों को परचेज कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इन पर कॉल करके किसी भी तरह की दुविधा हो, समस्या हो तो संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़े इत्मीनान से आपको चीजों को देखना है और जवाब देना है। ठीक है, पहला सवाल है कि जो पहले था पर अब नहीं है। जी हां दोस्तों, जो पहले था पर अब नहीं है, इसके लिए दोस्तों एक सार्थक शब्द क्या हो सकता है आपको बताना है। लिख रहा पूर्वज, दूसरा लिख रहा अंत्यज, तीसरा लिख रहा भूतपूर्व, चौथा लिख रहा अनागत। चलिए एक एक बात करते हैं दोस्तों। अनागत किसे कहा जाता है? न आया हुआ, न आया हुआ को क्या कहते हैं दोस्तों? अनागत कहते हैं। जो आया हुआ होता है उसे आगत कहते हैं और आगत का उल्टा अनागत होता है। तो न आया हुआ क्या हो सकता है? अनागत हो सकता है। ये सही होगा। और बाकी 3 नंबर दोस्तों आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न का, जो लिखा है कि जो पहले था पर अब नहीं है। तभी तो आप कहते हैं भूतपूर्व, जैसे कहते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, पहले थे पर अब नहीं है, उन्हें भूतपूर्व कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द दिया पूर्वज। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आ रहा था कि सर क्या यहां पर पूर्वज नहीं कर सकते? नहीं, पूर्वज नहीं कर सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि पूर्वज किसे कहा जाता है? जो पहले जन्मा होता है उसे पूर्वज कहते हैं। ठीक है, जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? पूर्वज। जैसे जो हमारे पूर्वज थे हमसे पहले उनका जन्म हुआ था इसलिए उन्हें पूर्वज कहते हैं। ठीक है, और जो अंतिम वर्ड में जन्म लेते हैं, जो अंतिम वर्ड, ठीक है, अंतिम वर्ड में जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अंत्यज कहते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है यह है भैया ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने चूज किया 3 नंबर तब तो आपका जवाब सही है, अन्यथा आप गलत जवाब टिक कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए, लिख रहा है जिसका इलाज न हो सके। जी हाँ दोस्तों, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा यह बताना है। लिख रहा असाध्य होगा, दुसाध्य हो गया, साधनहीन होगा या श्रम साध्य होगा। ठीक है, देखिए कई सारे ऐसे शब्द दिए गए जहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, बट कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। याद रखेगा कई बार हम पढ़ते हैं कि ऐसा इलाज नहीं, ऐसा रोग जिसका इलाज संभव ना हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम भैया इनको बहुत असाध्य रोग हुआ है। वाक्य प्रयोग करिए तो आपको समझ में आएगा कि इनको बहुत असाध्य रोग हुआ है। तो असाध्य का तात्पर्य क्या है दोस्तों? जिसका इलाज न हो सके या जिसका इलाज संभव ना हो उसे असाध्य कहा जाता है। ठीक है, और जो साधन लिख रहा है इसका मतलब क्या होता है? दुसाध्य मतलब जिसका इलाज कठिन हो, जिसका इलाज कठिन हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कठिन हो उसे दुसाध्य कहते हैं। ठीक है, साधनहीन किसे कहा जाता है? तो जो साधन से हीन हो। साधनहीन का तात्पर्य क्या है? उससे अलग हो, उससे हीन हो, यानी आप इसके कह सकते हैं कि जिसके पास साधन न हो साधनहीन होता है। ठीक है, जिसके पास साधन न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं साधनहीन। उसे क्या कहा जाता है? साधनहीन। और श्रम साध्य किसे कहा जाता है? जो श्रम द्वारा साधा गया हो। ठीक है, जो श्रम द्वारा साधा गया हो, यानी ऐसा कार्य जो श्रम के द्वारा पूरा हुआ हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? श्रम साध्य कहते हैं। साधा गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे श्रम साध्य कहते हैं। तो ऐसे में जो आपका सही जवाब है क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है जिसे जीता न जा सके। ध्यान से पढ़िएगा, जिसे जीता न जा सके दोस्तों उसके लिए एक उपयुक्त शब्द आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। लिख रहा अजेय हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा, अपराजेय हो जाएगा, दुर्जेय हो जाएगा। ठीक है, देखिए दुर्जेय कहा जाता है जिसे जीतना कठिन हो। दुर का मतलब कठिन होता है। ठीक है, तो जिसे जीतना कठिन हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे दुर्जेय कहते हैं। अपराजेय जिसे हराना कठिन हो। अपराजेय किसे कहते हैं? जिसे हराना कठिन हो। ठीक है,
कठिन हो उसे क्या कहते हैं, या जिसे हराया न जा सके, ठीक है, सीधे सीधे लिखे, जिसे हराया न जा सके उसे क्या कहते हैं, अपराजेय, यानी उसे कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता, उसे अपराजेय कहा जाता है, ठीक है। और जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना न जा सके, जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं अज्ञेय। यहां क्या लिखा है, जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अजेय। जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं। तो इसे आप याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। लिख रहा है जो छीण न हो सके उसे क्या कहते हैं, अमिट। जो मिट न सके, जो मिट न सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अमिट कहते हैं। आपार मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हैं ना हमारे पास अपार धन समृद्धि है, यानी पर्याप्त, ठीक है। अपार किसे कहते हैं, पर्याप्त को, ठीक है। जो छिड़ ना हो सके दोस्तों उसे क्या कह सकते हैं, अनंत कहते हैं, जिसका अंत ना हो, ठीक है। जिसका अंत न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अनंत कहते हैं। यहां अक्षय हो जाएगा, जो छिड़ ना हो सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अक्षय शब्द हो जाएगा, उसे याद रखेगा। बाकी आप जान रहे हैं, ठीक है। अपार अलग हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है शक्तिशाली, दयालु, शांत और योद्धा नायक के लिए दोस्तों एक शब्द आपको बताना है। फिर से पढ़िए, जो शक्तिशाली भी है, दयालु भी है, शांत धीर भी है और योद्धा भी है, उसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या हो सकता है, तो एक शब्द उसके लिए धीरोदात्त। जी हां दोस्तों, धीरोदात्त। याद रखेगा कैसी कैसी क्वालिटी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, शक्तिशाली भी होता है, शक्तिशाली भी होता है, दयालु भी होता है, ठीक है, योद्धा भी होता है, प्लस शांत धीर होता है, ठीक है। मन और चित्त से क्या होता है दोस्तों, शांत होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, धीरोदात्त कहते हैं। एक शब्द है दोस्तों धीरोद्धत। धीरोद्धत मतलब क्या होता है, धीरोद्धत का तात्पर्य होता है सूरवीर किंतु अभिमानी। सूरवीर यानी ये भी बहुत वीर होता है, लेकिन एक ऐसा होता है दोस्तों, ये अभिमानी है। अभिमानी का तात्पर्य क्या है, घमंडी है, घमंडी राजा, सूरवीर, लेकिन अभिमानी जो नायक होता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं धीरोद्धत। धीरोद्धत। तो धीरोद्धत और धीरोदात्त बड़ा अंतर है दोस्तों दोनों में। ये शांत चित्त वाला होता है, ये उद्धत होता है, इसीलिए धीरोद्धत लिखा है। धीर धन उद्धत, ठीक है, जिसके अंदर उग्र भावना हो, जो जल्दी गर्म हो जाता हो, जो शांति से निर्णय न लेता हो, जो अभिमानी हो, ठीक है, उसके लिए होता है दोस्तों धीरोद्धत। तो आप याद रखेगा, ऐसे में आपका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। धीर ललित आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए दिया है, ये गलत जवाब है, ठीक है। धीर ललित किसे कहा जाता है, धीर ललित आप कह सकते हैं ऐसा सूरवीर, याद रखेगा, सूरवीर, ठीक है, किंतु ललित प्रेमी। क्या दोस्तों, ललित प्रेमी मतलब एक ऐसा वीर तो है, सूरवीर है, लेकिन अब वो किसमें लिप्त हो चुका है, वो ललित क्रियाओं में लिप्त हो चुका है। ललित क्रियाओं का प्रेमी नायक है दोस्तों, प्रेमी नायक है, ठीक है, हमेशा महिलाओं के चक्कर में रहता है, उसे धीर ललित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धीर ललित। ये आपको परेशान करने के लिए शब्द दिया है, लेकिन आपको कम से कम अर्थ तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि अर्थ नहीं पता है तो फिर आप इस चैप्टर का निचोड़ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। अगला लिख रहा है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए, देखिए यहां कई तरह के शब्द दिए हैं। पहली बात तो अनप्रमाणित कोई शब्द ही नहीं होता है। अपरिमित याद रखेगा किसे कहते हैं, जिसे मापा ना जा सके, जिसे मापा न जा सके, उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों अपरिमित, क्योंकि जो जिसे मापा जा सकता है वो परिमित हो जाता है, ठीक है। अब बचता है दोस्तों अप्रमेय और अप्रमाणित, ठीक है। तो याद रखेगा, अब यहां पर आप पहले समझिए, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो उसे क्या कहते हैं, पहले आप ये समझिए, जो प्रमाण से सिद्ध हो, ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो जो प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है उसे आप कहते हैं दोस्तों प्रमेय, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, इसे प्रमेय कहते हैं, ठीक है, प्रमेय कहते हैं। अब आपसे पूछा कि जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहेंगे, तो उसे अप्रमेय कहा जाएगा। अप्रमाणित मत करिएगा, ठीक है, अप्रमाणित मत करेगा। जो प्रमाणित नहीं है उसे अप्रमाणित कहेंगे। अप्रमाणित किसे कहेंगे दोस्तों, याद रखेगा, जो प्रमाणित नहीं है उसे कहेंगे। तो यहां अप्रमेय करिएगा। फिर से मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, अप्रमाणित किसे कहेंगे ये समझ जाइए, अप्रमाणित, ठीक है। अप्रमाणित कहा जाता है जो प्रमाणित न हो, जो प्रमाणित न हो उसे कहा जाता है। दो
अप्रमाणित। लेकिन जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसे अप्रमेय कहा जाता है। इतना ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में होता है इन सवालों को लेकर, इतना ज्यादा कंफ्यूजन कि खुद ही समझते हैं और गलत करके आते हैं परीक्षा में। आप मत करिए गलती, ये अपने आप में सब डिफिकल्ट सवाल का कलेक्शन दे रहा हूं आज मैं। बहुत डिफिकल्ट सवाल है दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, चीजों को समझना है, वरना जल्दीबाजी के चक्कर में ना जो बच्चा देखेगा उसको ऑप्शन नंबर 1 टिक करके चलाएगा। और आज के सवाल में भी बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, ऑप्शन नंबर 1 टिक किया होगा, जबकि सही उत्तर क्या ऑप्शन नंबर 2 है। मैं बता दे रहा हूं, बाद में मत कहिएगा कि नितिन सर ने इंडिकेट नहीं किया, समझाया नहीं। मैं आपको एक एक चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, क्योंकि उसका पति कहां चला गया, परदेश में, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा भी सवाल आता है, ठीक है, कि जिस नायिका का पति प्रदेश से आने वाला हो उसको आगमस्यत पत्रिका कहते हैं, ठीक है, आगत पत्रिका कहते हैं, ठीक है। और प्रदेश से आ गया हो तो याद, आ गया हो तो आगत कहेंगे, आने वाला हो तो आगमस्यत पत्रिका कहेंगे, जाने वाला हो तो प्रेषित पत्रिका कहेंगे, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहां सवाल अलग दे रहा है कि पति प्रदेश में है उसके कारण नायिका दुखी है, तो लिख रहा है प्रोषित पत्रिका। प्रोषित पत्रिका किसे कहा जाता है, वह नायिका जिसका पति परदेश जाने वाला हो, ठीक है, परदेश जाने वाला हो, ठीक है, जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो या प्रदेश गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे प्रोषित पत्रिका कहते हैं। या गया, जाने वाला नहीं दोस्तों, चला गया हो, ठीक है, जिसका पति प्रदेश गया हो, ये लिखिए गया हो उसे कहिए, क्योंकि जाने वाला हो यानी अभी नहीं गया है, ठीक है, तो चला गया उसे प्रोषित पत्रिका कहेंगे। वियोगिनी दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वह नायिका जिसका पति परदेश में है और उस कारण नायिका दुखी है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उस दुख को दोस्तों वियोगिनी कहेंगे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। विरह विदग्धा जो लिख रहा दोस्तों, तो विरह में जलने वाली जो स्त्री होती दोस्तों, विरह में जलने वाली स्त्री को दोस्तों क्या कहा जाता है, जो स्त्री विरह में जलती है, ठीक है, प्रेम में जलती, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे विरह विदग्धा कहते हैं, ठीक है। खंडिता किसे कहते हैं, तो वह स्त्री जिसका पति, वह स्त्री जिसका पति, ठीक है, रात किसी और नायिका के साथ बिताकर प्रातः आया हो, रात किसी और नायिका के साथ बिताकर और कब आया हो दोस्तों, प्रातः आया हो, ठीक है, पूरी रात कहीं और रहा और प्रातः आया हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे खंडिता कहते हैं। क्या कहते हैं, उस स्त्री के लिए एक शब्द होता है खंडिता। तो अपने आप में सब एंटीक सवाल हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, और अपने आप में डिफिकल्ट सवाल जो है दोस्तों हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आज हमारा 31वां क्लास है, आपको पढ़कर मजा भी आएगा, बस खाली आप क्लास को देखते चलिए और रिदम में बने रहिए भैया। पीछे का सीरीज अगर आपने नहीं देखा, हो सकता कुछ बच्चे आज पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो पीछे का 30 पार्ट भी आप जाके देखिए, क्योंकि सीक्वेंस से पढ़ने का जो मजा है ना वो अलग ही मजा है, एकदम अलग मजा है। बाकी रोज तो क्लास आपको मिल ही रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों, जो अपने पद से हटाया गया हो। जी हां दोस्तों, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करिए कि जो अपने पद से हटाया गया उसके लिए क्या कहा जाए, ठीक है। तो पद से हटा, देखिए एक शब्द दिया पदभ्रष्ट, ठीक है, जो पदभ्रष्ट किसे कहा जाता है, जो अपने पद पर भ्रष्टाचार में लिप्त हो, यानी भ्रष्ट कार्य करता, उसे पदभ्रष्ट कहा जाता है। पदावनत की बात करेंगे तो यहां 2 शब्द है दोस्तों, पद धन अवनत। अवनत मतलब क्या दोस्तों, जिसको मतलब क्या कर दिया होगा, उसके पद से नीचे कर दिया होगा। जैसे मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर था, उसको प्रमोट न करके उसको नीचे की तरफ कर दिया गया, उसको इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। दुनिया आगे बढ़ती है, उसको पीछे कर दिया गया हो, ठीक है, तब उसके लिए पदावनत कहेंगे। जिसे अपने पद से हटा दिया गया दोस्तों उसे क्या कहेंगे, उसे पदच्युत कहा जाता है। ये आप समझ जाइए, ये बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लिख रहा है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा, स्पृहा का मतलब होता है चाहत, स्पृहा का मतलब क्या होता है, चाहत, स्पृहा का मतलब क्या होता है, अभिलाषा, क्या होता है, अभिलाषा। जिसे किसी वस्तु की चाहत ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, लिख रहा है निष्प्रिया कहा जाएगा या निष्प्रिय कहा जाएगा या निःप्रिय कहा जाएगा। ये दोस्तों कई तरह के शब्द दे दिया, तो याद रखेगा निष्प्रिय कहा जाएगा, निःधन स्प्रिय,
ठीक है, तो याद रखेगा निस्पृह कहा जाएगा, निस्पृहा नहीं बच्चे। अच्छा ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि यहां शब्द लिखा है स्पृहा, तो बच्चे क्या करते हैं ना, यहां पर स्पृहा देखा और सोचते हैं कि पक्का इसका जो उत्तर होगा ये क्या होगा, निस्पृहा होगा, क्योंकि हा से हा को मिला ले, ठीक है, और ये हो जाता गलत। इसीलिए दोस्तों इस सवाल को मैं बता रहा हूं, याद रखेगा निष्पृहा नाम का कोई शब्द नहीं होता है, क्या होगा दोस्तों, निस्पृह होगा, निस्पृह, निस्पृह बोला जाएगा, या निस्पृहा नहीं कहेंगे, निस्पृह कहेंगे। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। जी हां दोस्तों, पूर्व मतलब पहले से, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, इसकी पहचान करिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। जिसकी आशा न हो, अगर आशा होता तब क्या कहते हैं, जिसकी आशा हो, जिसकी आशा हो, जिसकी आशा हो यानी जिसकी पूर्व से आशा हो, ऐसे करिए, जिसकी पूर्व से आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं, ठीक है। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, पूर्व से आशा नहीं यानी अप्रत्याशित हो जाएगा। ये तो गलत लिखा है, यहां वर्तनी अशुद्धि है दोस्तों, इन दोनों में क्या दोस्तों, इन दोनों में वर्तनी अशुद्धि है, ठीक है, वर्तनी अशुद्धि है। क्या वर्तनी अशुद्धि आप तो समझ ही रहे होंगे, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहां स गलत लिखा है, यहां भी स गलत लिखा है, ये प्रत्याशित का उल्टा अप्रत्याशित जो होगा यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। लिख रहा है शत्रुहीन, ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे शत्रुहीन कहते हैं, जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे शत्रुहीन कहते हैं। अशत्रु का मतलब क्या होता है दोस्तों, अशत्रु तो कह सकते हैं दोस्तों, अशत्रु का तात्पर्य मित्र होता है, ठीक है, अशत्रु का तात्पर्य क्या होता है, मित्र होता है। निशत्रु नाम का कोई भी शब्द नहीं होता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं दोस्तों, उसे अजात शत्रु कह सकते हैं, कि जिसका कोई भी शत्रु पैदा नहीं हुआ है उसे अजात शत्रु कह सकते हैं, ठीक है। और निशत्रु आप बोल सकते हैं शत्रु से रहित व्यक्ति, ठीक है, शत्रु से रहित व्यक्ति ये कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो दिमाग में आ जाता है तो बता देता हूं, ठीक है। तो इसे याद रखेगा। बाकी के ऑप्शन जो दे रहा दोस्तों एक गलत ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन हो क्या है, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे अजात शत्रु कहते हैं। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों टिक कर लीजिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा जिसका उपचार ना हो सके, पीछे बताया था दोस्तों उपचार कोई अलग शब्द थोड़े, जो इलाज वाला शब्द था वही हो जाएगा। जिसका कोई इलाज संभव ना हो वो क्या है दोस्तों, असाध्य बताया था। दुसाध्य मैंने बताया था दोस्तों, दुसाह नहीं, दुसाह लिखा दोस्तों जिसे सहना कठिन हो, ठीक है, जिसे सहना कठिन हो। देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है, दुसाध्य नहीं लिखा है, वो दुसाह लिखा है, ठीक है। एक शब्द होता है दुसाध्य, ऐसे लिखते हैं। जब दुसाध्य होता तब हम इसे क्या कहते हैं कि जिसका उपचार जिसका इलाज कठिन हो, तब हम कहते हैं क्या इसे, जिसका इलाज कठिन हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे दुसाध्य कहते हैं, ठीक है। और जिसका उपचार ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसे असाध्य कहते हैं। श्रम साध्य जो श्रम द्वारा साधा गया हो, साधनहीन जो साधन से हीन हो उसे साधनहीन कहेंगे। तो ऐसे में इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की जो कामना करता है दोस्तों उस वाक्यांश, उसके लिए दोस्तों वाक्यांश का एक शब्द बताना है। लिख रहा मोक्ष कामी, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता है। मौक्तिक दोस्तों याद रखेगा मोती को कहा जाता है, मोती को मौक्तिक कहा जाता है दोस्तों। यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों मुमुक्षु, जी याद रखेगा। देखिए कहीं भी दोस्तों कामना करने वाला होगा ना तो लास्ट में ऊ रहेगा, ठीक है। तो मुमुक्षु किसे कहा जाता है दोस्तों, मोक्ष की कामना करने वाले को, ठीक है, मोक्ष की कामना करने वाला, ठीक है, करने वाला या फिर इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला दोनों हो सकता है दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुमुक्षु हो जाएगा, इसको आप याद रखेगा, ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यही हो सकता था कि मरने का पूछ दे, कि मरने का जो इच्छा लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे मुमुर्सु कहते हैं। क्या कहते हैं, मुमुर्सु। चलिए करा वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, जन्म देने वाली स्त्री कर लीजिए यहां पर, ठीक है। जन्म देने वाली स्त्री या वीर पुत्र को जन्म देने वाली मां को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे कहा जाता है वीर प्रसू। क्या कहा जाता है दोस्तों, जो वीर पुत्र को जन्म देती है, ठीक है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, जी हाँ दोस्तों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली मां को या स्त्री को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों वीर प्रसू, ठीक है। पुत्रवती दोस्तों, पुत्रवती भव या
पुत्रवती भव मतलब जिसे पुत्र का आशीर्वाद दिया गया। वीरांगना किसे कहा जाता है? वीर महिला जो लड़ती है युद्ध में योद्धा की तरह, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे वीरांगना कहा जाता है। तो वीर स्त्री के लिए स्पेशली यह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वीरांगना। याद रखेगा, वीर स्त्री के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वीर स्त्री जो योद्धा की भांति क्या करती है? पुरुष योद्धाओं की भांति क्या करती है? लड़ती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं। ठीक है, और पुत्रवती किसे कहा जाता है? तो पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। सिंपल लाइन में कह दें तो पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं पुत्रवती। ठीक है, एक और दिया लास्ट में वीर बहुरी। वीर बहुरी का मतलब क्या होता है? तो वीर बहू के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है वीर बहू। ठीक है, बहू किसे कहते हैं दोस्तों? बहू कहा जाता है वधू को। ठीक है, तो उससे संबंधित है। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 फिलहाल आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। ये तो जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ के खूब मजा आ रहा होगा और बच्चे खुश भी होंगे। आप कल्पना करो कि अगर YouTube पर निःशुल्क क्लास के रूप में इतनी बेहतर क्लास दी जा सकती है, तो फिर स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर जो नितिन सर ने पेड कोर्स पढ़ाया है, जो 3000 सवालों पर प्रैक्टिस कराया है, जो 130 से ज्यादा लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, इस लेक्चर का कितना मजा होगा। क्योंकि यहां तो हम बच्चों से पैसे भी लेते हैं भाई, कोर्स का फीस लेते हैं, तब आपको एक कोर्स में एडमिशन देते हैं। सोचो वहां पर क्लास का लेवल क्या होगा, किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया गया होगा, कैसे पढ़ाया गया होगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी तैयारी नहीं है हिंदी विषय पर, या आप कहीं भी मात खा रहे हो, कोई टॉपिक आपका कमजोर हो, तो एक मौका दीजिए स्टडी 91 को, नितिन सर को, इस बैच को ज्वाइन करिए, जबरदस्त मजा आ जाएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और अब किताबें भी आ चुकी दोस्तों, तो किताब सब बच्चों के पास होनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हो ना, कम से कम सबके पास हिंदी की किताब तो होनी ही चाहिए। कहां से मिलेगी सर? अमेजन से खरीद लो, फ्लिपकार्ट से खरीद लो, स्टडी 91 के वेबसाइट से ले लो, स्टडी 91 के ऐप से खरीद लो, कहीं से भी परचेज कर सकते हो दोस्तों इन किताब को। आप इन किताबों को मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उनसे कहिए भाई कि स्टडी 91 या नितिन सर की किताब मंगा के दे दें, वो निश्चित रूप से मंगा के आपको दे देंगे। वैसे लगभग हर एक स्टॉल तक दोस्तों किताब पहुंच चुकी है, तो मार्केट में भी आप पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा अध्ययन प्राप्त कराने वाला, करने वाला नहीं, क्या लिखा दोस्तों? अध्ययन प्राप्त कराने वाला। करा इसके लिए दोस्तों, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो जो अध्ययन प्राप्त कराने वाला होता है उसे अध्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो अध्ययन प्राप्त कराने वाला होता है उसे अध्यापक कहते हैं। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि पंडित किसे कहते हैं? ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। ज्ञानी व्यक्ति जो होता है दोस्तों, उसे पंडित कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि रावण बहुत बड़ा पंडित था, जात से थोड़े पंडित था, कोई जात का मामला नहीं दोस्तों, याद रखेगा। पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, गुरु मतलब क्या होता है? दीक्षा देने वाला। दीक्षा देने वाला क्या होता है दोस्तों? दीक्षा देने वाला, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये गुरु होता है। और अध्यापक किसे कहते हैं? जो अध्ययन प्राप्त कराने वाला होता है उसे अध्यापक कहते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को याद रखेगा। उपाध्याय किसे कहते हैं? जो आचार्य होते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं। ठीक है, करा गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसने अपनी गुरु की हत्या कर दिया हो, उसके लिए दोस्तों वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? बताइए जल्दी से। गुरु की हत्या। गुरु की हत्या करने वाला खाली हत्यारा नहीं होगा, हत्यारा हत्या करने वाले को कहा जाता है। हत्या करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? हत्यारा कहलाता है। ठीक है, पाप करने वाला क्या कहलाता है? पापी कहलाता है। पाप करने वाला क्या कहलाता है? पापी कहलाता है। गुरुग्न होगा दोस्तों, याद रखेगा, गुरुग्न। ठीक है, याद रखेगा, जो गुरु की हत्या करता है उसे गुरुग्न कहते हैं। इसी तरह से जो पिता की हत्या करता है, पिता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला, तो हमारे इतिहास में हम पढ़ते हैं पितृहंता वंश। ठीक है, पितृहंता वंश पढ़ते हैं, जिन्होंने पिता की हत्या किया। माता की हत्या कर दिया तो क्या हो जाएगा? मातृहंता। ठीक है, माता की हत्या। ठीक है, माता की हत्या हो गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मातृहंता हो जाएगा। याद रखेगा, इस तरह के सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, पतित। पतित किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गिरा हुआ। गिरा हुआ को क्या कहते हैं दोस्तों? पतित कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखेगा। फिलहाल तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है जो दूसरों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं? दूसरों के अधीन जो होता है दोस्तों उसे पराधीन कहते हैं। ठीक है, पराधीन, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना है, परधन अधीन। परधन अधीन, और पर का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेगा, दूसरों को। ठीक है, जो दूसरों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं? पराधीन कहते हैं। और ये दास और सेवक दोस्तों याद रखेगा, ये नौकर का पर्यायवाची है। ये क्या है दोस्तों? ये नौकर का पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। ठीक है, आप जानते हैं कि दास हो गया, अनुचर हो गया, परिचर हो गया, सेवक हो गया, गुलाम हो गया, ये सब हो जाता है। शत्रु क्या हो जाएगा दोस्तों? जो मित्र नहीं है।
ठीक है, नहीं, जो मित्र नहीं हो शत्रु ऐसा जरूरी नहीं है, जो मित्र नहीं हो सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, जो आपका दुश्मन हो उसे शत्रु कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है जिसकी कोई कीमत न हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो, ठीक है जी, हो सके नहीं, बस जिसकी कोई कीमत ना हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए कि जिसकी कोई कीमत न हो। जब कोई कीमत नहीं दोस्तों तो अमूल्य है, कीमत का मतलब क्या हो गया, मूल्य। सीधा सीधा पूछ रहा है कि जिसका कोई मूल्य न हो उसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे ना कि भाई अमूल्य है। जैसे मैं कहूं यूट्यूब पर जो शिक्षा स्टडी 91 के द्वारा दी जा रही है अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। अगर आपसे पैसा लिया जाता तो क्या आप पे करते, बताओ। इतनी अच्छी शिक्षा के लिए कोई मूल्य है, कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य है। बहुमूल्य कब होता है दोस्तों, तो जिसका बहुत मूल्य होता है, ठीक है, बहुत या अधिक मूल्य जब कोई चीज होता है, आप कहते हैं ये बहुमूल्य हार है, मतलब बहुत ज्यादा इसकी कीमत है, ठीक है, तब बहुमूल्य कहते हैं। यहां अमूल्य हो जाएगा दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, अमूल्य हो जाएगा, या अमोल कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। हिसाब किताब में जो भोजन करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, देखिए व्यय अलग हो जाएगा। मित व्यय क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, देखिए एक होता अल्प व्यय, एक होता मित व्यय, ठीक है। अल्प व्यय किसे कहते हैं, अल्प व्यय, ठीक है, अल्प व्यय, ठीक है। तो याद रखेगा कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं अल्प व्यय, ठीक है, अल्प व्यय। और यहीं से दूसरा शब्द बनता है दोस्तों मित व्यय। मित व्यय, मित व्यय का तात्पर्य क्या होता है, याद रखेगा अधिक खर्च करने वाला। क्या हो जाता है दोस्तों, यही करेंगे, बताइए, अधिक खर्च करने वाला। आपको क्या लगता है, पहले आप अपना जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है कि यहां क्या होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर जो होता है वो इस तरह से होता है, उसी तरह से अच्छा मित व्यय, ठीक है, मित व्यय, ये दोनों जवाब तो होगा नहीं। अब आता है मिताहारी या मिताहारिन। तो याद रखेगा थोड़ा नपा तुला जो भोजन करने वाला होता है उसके लिए एक शब्द क्या दोस्तों, उसके लिए शब्द होता है मिताहारी। नपा तुला भोजन करने वाला, हिसाब किताब में भोजन करने वाला, ठीक है, वो हो जाता। कम या नपा तुला खर्च करने वाला, याद रखें मित के लिए दोस्तों यहां पर अल्प का मतलब तो कम होता ही है, मित का मतलब होता है नपा तुला। यहां अधिक मत करिएगा, यहां नपा तुला ही करिएगा। नपा तुला खर्च करने वाला, हिसाब किताब से खर्च करने वाले को दोस्तों यहां मित व्यय कहा जाता। उसी तरह से याद रखेगा ये मितहारिन जो लिख रहा दोस्तों ये तो कुछ नहीं होता, ठीक है, इसको समझ जाइए खाली। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, मितहारी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। लिख रहा है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। जो शिष्य गुरु के समीप रहकर अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है अंतःवासी या अंतेवासी। क्या कहा जाता है दोस्तों, अंतःवासी या अंतेवासी। आश्रमवासी नहीं, आश्रमवासी उसे कहा जाता है जो आश्रम में निवास करता है। शिष्य क्या होता है, गुरु का जो शिक्षा को ग्रहण करने वाला क्या होता है दोस्तों, शिष्य होता है, ठीक है। विद्या को ग्रहण करने वाला, विद्या को ग्रहण करने वाला, ये क्या हो जाता है दोस्तों, विद्यार्थी हो जाता है। आश्रम में रहने वाला, आश्रम में रहने वाला क्या होता है दोस्तों, आश्रम में रहने वाला आश्रमवासी हो जाता है। शिष्य किसे कहते हैं दोस्तों, तो शिक्षा को ग्रहण करने वाला, ठीक है, शिक्षा को ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला, ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, शिष्य कहते हैं। तो यहां पर जो सही जवाब है क्या है, अंतःवासी होगा। जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसके लिए एक शब्द क्या दोस्तों, अंतःवासी शब्द है, इसे आप याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, ध्यान से सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, हृदय पर आघात हुआ हो, आघात का तात्पर्य होता है दोस्तों चोट, ठीक है। जिसके हृदय पर चोट हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, लिख रहा मर्माहित। मर्माहित नाम का शब्द नहीं होता, मर्माहुत नहीं होता, मर्माहुत नहीं होता, मर्माहत शब्द होता है। याद रखेगा जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है मर्माहत। क्या होता है, मर्माहत, ठीक है, मर्माहत, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो, ये बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। देखिए कई चीजें हैं जो, अब देखिए क्या क्या सवाल आता है सुनिएगा। एक सवाल आता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। एक और सवाल देता है उसमें पूछता है बहुज्ञ, ठीक है, बहुज्ञ। तब आप क्या बताएंगे, जो बहुत कुछ जानता हो, सब कुछ नहीं। अब सब कुछ की बात नहीं करेंगे, अब करेंगे बहुत कुछ की बात, ठीक है। तो याद रखेगा जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं बहुज्ञ, ठीक है। इसी तरह अल्पज्ञ एक शब्द आता है, क्या आता है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, ठीक है। तो याद रखेगा जो कम जानता हो, जो कम जानता हो
उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सब कुछ लिखा है तो सब कुछ के लिए सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, त्रिकालज्ञ मत करेगा, त्रिकालज्ञ अलग हो जाएगा। त्रिकालदर्शी जो मतलब भगवान शिव को कहा जाता है त्रिकालदर्शी। ठीक है, जो तीनों काल के बारे में जानते हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानता है, उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ठीक है, त्रिकालज्ञ किसे कहते हैं, चलिए लिख लीजिए यहां पर, त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ किसे कहते हैं दोस्तों, तो जो भूत वर्तमान एवं भविष्य जानता हो। अब ऐसा व्यक्ति तो भगवान ही हो सकता है, भविष्य जानता हो, क्योंकि हम भूत वर्तमान तो जान जाते हैं, हम भविष्य नहीं जानते हैं, तो हम त्रिकालज्ञ नहीं है। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर जो सही जवाब क्या है, वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 22वें सवाल का जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, टिक कर लीजिएगा, ये सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्र यानी चंद्रमा, चंद्र का तात्पर्य क्या है, यहां से चंद्र का तात्पर्य चंद्रमा से। ठीक है, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो लिख रहा है चंद्रशिखर। ठीक है, चंद्रशिखर नहीं होगा दोस्तों, जिसके सिर पर चंद्रमा होता है उसे चंद्रशेखर कहते हैं। और चंद्रशेखर कहा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा शिव को कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के जटाओं पर दोस्तों चंद्रमा है, तो याद रखिएगा। चक्रधर किसे कहते हैं दोस्तों, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कौन है दोस्तों, भगवान विष्णु। तो याद रखेगा, अर्थात भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें चक्रधर कहा जाता है, याद रखेगा। ठीक है, और चंद्रग्रहण किसे कहा जाता है दोस्तों, तो चंद्रग्रहण अब कंडीशन हो जाएगा। चंद्रग्रहण कब लगता है दोस्तों, मान लीजिए यहां पर सूर्य है, ठीक है, और यहां पर दोस्तों पृथ्वी आ गई, और एक तरफ दोस्तों सॉरी, और इधर आपका चक्कर मारते हुए, एक मिनट, सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया। अब देखिए दो ही कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए यहां पर पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, अब पृथ्वी से सूर्य का दर्शन हो रहा है। ठीक है, कई केस में क्या होता है दोस्तों, कि चंद्रग्रहण की केस में क्या होता है कि चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की छाया दोस्तों चंद्रमा पर पड़ने लगती है, चंद्रमा इधर रहता है। ठीक है, और ये पृथ्वी की छाया दोस्तों चंद्रमा पर बन जाती है, मतलब जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उस केस में क्या बनता है दोस्तों, चंद्र ग्रहण बनता है, याद रखिएगा। तभी उसका कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। ठीक है, जो बहुत सी भाषाओं को जानता है वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब देखिए दुभाषीय किसे कहते हैं, जो दो भाषाओं को जानता हूं, जो दो भाषाओं को जानता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, दुभाषिया। ठीक है, अच्छा बहुभाषीय क्या होता है दोस्तों, बहुभाषीय जो बहुत भाषाओं को जानता हो। बहुभाषा भाषी तो इस शब्द नहीं होगा, यहां भाषा भाषी दोनों लिख दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब बात आती है सर ऑप्शन नंबर 1 करें या ऑप्शन नंबर 4 करें, तो याद रखेगा जो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति वो बहुभाषाविद कहलाएगा। बहुभाषिया मतलब क्या होता है, जो बहुत भाषा जानता हो। ठीक है, जानता हो। ठीक है, और जानने वाला लिख दिया, तो इससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है बहुभाषाविद। मतलब बहुभाषा को जानने वाला विद्वान व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों, बहुभाषाविद कहलाता है, ये आप ध्यान देंगे। जिसे जानने की इच्छा उसे क्या कहेंगे, जानने की इच्छा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं, इच्छा है, उसे कह सकते हैं जिज्ञासु। तभी तो उसके अंदर जिज्ञासा है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है, ज्ञानार्थी किसे कहते हैं, तो ज्ञान को अर्जित करने वाला, ज्ञान को अर्जित करने वाला क्या कहलाता है, अर्जित करने वाला क्या कहलाता दोस्तों, ये कहलाता दोस्तों ज्ञानार्थी। ठीक है, विद्यार्थी विद्या को अर्जित करने वाला कहलाता है। ठीक है, और जिगीसु किसे कहते हैं दोस्तों, जिगीसु याद रखेगा विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, विजय प्राप्त करने की जो इच्छा रखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे जिगीसु कहते हैं। ठीक है, और जिजीविसु किसे कहते हैं, जिजीविसु तो याद रखेगा अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला, अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला, जीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, इसे कहते हैं वैसे तो जिजीविसा कहते हैं, लेकिन इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, जिजीविसु। तो याद रखेगा दो सवाल बनता है कि अधिक समय तक जीने की इच्छा, खाली इच्छा पूछा तो जिजीविसा करिएगा, जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति पूछा तब जिजीविसु करिएगा। तो विसा विसु का मतलब समझिए क्या होता है, मुमुर्सा मुमुर्सु, अंतर है दोनों में। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
मोक्ष की इच्छा रखता है तो मुमुर्षा हो जाएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है तो मुमुर्षु हो जाएगा। ठीक है, ये समझिएगा, दोनों में दो बातें हैं, छिपी हुई बातें हैं। अच्छा, उत्तर मैंने टिक किया कि नहीं? उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जिसे जानने की इच्छा हो वो उसके लिए शब्द क्या हो सकता है? जिज्ञासु हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़िए, लिख रहा कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए हमारा अंगुष्ठा है, ये क्या है? तर्जनी है, ये अनामिका है, ये सॉरी तर्जनी है, ठीक है, अनामिका है, मध्यिका है, अनामिका है और कनिष्ठा है। ठीक है, तो पूछ रहा कनिष्ठा और मध्यमा, ये कनिष्ठा अंगुली हो गई, ये मध्यमा होगी, बीच की अंगुली, इसके बीच में अनामिका होती है। ठीक है, अनामिका अंगुली होती है दोस्तों, अनामिका, जिसमें रिंग सेरेमनी में दोस्तों अंगूठी पहनाया जाता है, अनामिका है। ये क्या है? अनामिका। ये तर्जनी है। देखिए फिर से देखिए, अंगुष्ठा है, अंगुष्ठा अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गया, मध्यमा हो गया, अनामिका हो गया और कनिष्ठा हो गया। ठीक है, तो इसको अनामिका कहते हैं। यहां वर्तनी की दृष्टि से खाली आपको गलत गलत चीजें दिया गया, वरना ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आसानी से आप जवाब दे सकते हैं कि सही जवाब है। ठीक है, आगे लिख रहा है जिसके पेट में मां ने रस्सी, रस्सी यानी दाम बांध दी हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं दामोदर। क्या कहते हैं दोस्तों? दामोदर। दामाद नहीं कहेंगे, दामाद इतर नहीं, दाम नहीं, दामोदर कहेंगे। और दामोदर किसे कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को। क्यों? क्योंकि माता यशोदा ने उनके कमर में रस्सी बांध दिया था। क्यों? माखन न चोरी कर पाए। ठीक है, चोरी चोरी जो माखन खाते थे, इसलिए दोस्तों ने दामोदर कहा जाता है। तो जिसके पेट पर, जिसके कमर पर मां ने रस्सी बांध दी, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दामोदर कहते हैं, याद रखेगा। ठीक है, करा पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द बताइए। लिख रहा अनुचर, अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। याद रखेगा, यहां पर अनुगामी हो जाएगा, जो पीछे पीछे चलने वाला होता है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाले के लिए अनुगामी। ठीक है, और जो अनुचरण करता है उसे अनुचर कहते हैं, जो हमारा आचरण व्यवहार फॉलो करता है उसे अनुचर कहते हैं, उसे अनुगामी नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, लिख रहा है कंजूसी से धन को व्यय करने वाला क्या कहलाता है? तो देखिए मिति व्यय का मतलब होता है नपा तुला व्यय करने वाला। क्या होता है दोस्तों? मिति व्यय को क्या कहते हैं? नपा तुला व्यय करने वाला। ये क्या होता है दोस्तों? मित व्यय होता। अल्प व्यय किसे कहते हैं? कम व्यय करने वाला। ठीक है, कम व्यय करने वाला, कम व्यय करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? अल्प व्ययी कहते हैं। मसृण मत करेगा दोस्तों, कृपण कहते हैं कंजूस को। जो कंजूसी से धन का व्यय करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कृपण कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? कृपण हो जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं? गलत करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहां मित व्यय टिक करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहां अल्प व्यय टिक करेंगे। गलत जवाब है भाई। सही जवाब क्या है? सही जवाब है कृपण। सही जवाब क्या है? कृपण। यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, लिख रहा पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है, वो पता करिए क्या है। देखिए पर्वत, देखिए घाटी किसे कहते हैं दोस्तों? जो बीच का स्थान होता है, दो पर्वतों की बीच की जो भूमि होती है दोस्तों, बीच की जो भूमि होती है, तो जिसको लिखिए दो पर्वतों के मध्य की भूमि, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दो पर्वतों के मध्य की भूमि को क्या कहते हैं? घाटी। वो भी समतल भूमि को घाटी कहेंगे। उपत्यका किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा, उपत्यका कहते हैं पर्वत की तलहटी को। किसे कहते हैं दोस्तों? पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं दोस्तों? उपत्यका कहते हैं। बेसिन किसे कहते हैं दोस्तों? तो नदी घाटी को। नदी घाटी को क्या कहते हैं दोस्तों? दो नदी घाटी की बेसिन जो क्षेत्र होता है, नदी घाटी का क्षेत्र जो होता है उसे बेसिन कहते हैं। ठीक है, जैसे गंगा घाटी का जो क्षेत्र होगा वो गंगा बेसिन हो जाएगा कि भाई वहां से गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह से एक शब्द दे रहा है दोस्तों द्रोण। आप कमेंट करके बताइए द्रोण किसे कहते हैं? द्रोण कमेंट करके बताएंगे क्या? द्रोण किसे कहते हैं? उपत्यका किसे कहते हैं? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, तो याद रखेंगे। ठीक है, ये अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए स्पेशल क्लास था और यहीं पे हमारा टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों। ऐसे विषय जो आपको पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है, जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी अब तो किताबें भी आ चुकी हैं। ये किताब आप परचेज करते हैं दोस्तों, तो हैंड रिटन फॉर्मेट में दोस्तों आपके घर जाएगी, सॉरी ये पूरा बुक फॉर्मेट में दोस्तों किताब आपके घर जाएगी, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के ये किताब आपके घर दी जा रही है। भारत के किसी भी कोने से ऑर्डर करेंगे तो मिल जाएगी किताब। ठीक है, बाकी स्टडी 91 के कोर्स हैं, वीडियोज हैं, सब चीजें हैं अवेलेबल, तो आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त साधन है। एक चीज कहना चाहूंगा,
चाहूंगा दिल से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करेगा, कमेंट जरूर करेगा। मैं आपके कमेंट का भूखा हूं दोस्तों, आप कमेंट करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज आप कमेंट जरूर करेगा। रात को 9 बजे दोस्तों जिस तरह से हिंदी की सीरीज है, मुझे लगा कि काफी दिनों से हिंदी चल रही है, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था सर एक बार जीएस की सीरीज स्टार्ट करें, तो मैंने जीएस की सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है। वो रात को 9 बजे दोस्तों मिल जाती है, आप उस सीरीज को देखना मत भूलिए। जबरदस्त सीरीज है, पूरी पूरी जीएस उसमें मैं कंप्लीट करने वाला हूं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स सब विषय आएंगे दोस्तों। रोज जैसे यहां पर हम लोग टॉपिक चेंज करके पढ़ते आए हैं, आज हमारा 21वां टॉपिक है, उसी तरह से जीएस में भी डेली टॉपिक चेंज हो रहा है, तो वहां भी आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक बार आइए आप देखिए वीडियो को, तो खुद आपको मजा आएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।